सही, ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम तो ये तो चीज़ समझ में आ गई ना। देखिए नीचे वाली जो है ये आपको कॉस्ट बता रही है और ऊपर वाली जो है प्रोडक्टिविटी बता रही है। तो जहाँ कॉस्ट ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। देखिए 4 के अगेंस्ट में 0.25 है जो कि सबसे कम है, ठीक है? और 1 के अगेंस्ट में 1 ही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा हाई है और जो है और साथ-साथ जो है क्या कहते हैं उसकी कॉस्ट भी जो है सबसे कम है, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक थोड़ा-सा एक और बताना चाहता। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि ये जितना भी हम जो देखते हैं जो डिसीजन लिया जाता है, वो किसके ऊपर बेस पे लिया जाता है? मतलब ये है कि अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा ना? प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या आता है कि जनाब कब तक प्रोड्यूस करता रहेगा वो? उस वक़्त तक प्रोड्यूस करता रहेगा, जब तक कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर वो ज़ीरो नहीं हो जाती। यही होता है ना? यस। हाँ, इसका मतलब ये होता है जी, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा हमेशा जो डिसीजन जो लिया जाता है मार्जिनल के ऊपर, मार्जिन के ऊपर होता है कि पीपल ऑलवेज थिंक और डिसाइड और टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन। मार्जिनल के ऊपर जो है क्या कहते हैं हमेशा डिसीजन लिया जाता है। और आप देख लें कि ये भी एक तरह से मार्जिन ही है ऊपर जो प्रोडक्टिविटी लिखी हुई है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिसमें इसमें आप मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम होता है, ठीक है? वहीं पर जो है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है। आगे बात समझ में, ये सारा का सारा था एब्सोल्यूट एडवांटेज। अच्छा, अब उसके अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी-सी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका थोड़ा-सा एक और केस कर लेते हैं। अगर इस तरह से होगी तो फिर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि जो कि एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, उनको तो हर चीज़ के अंदर डिसएडवांटेज ही हासिल होता है। तो फिर आप जो है क्या कहते हैं किस तरह से, इसका मतलब है कि उनके दरमियान तो ट्रेड हो नहीं सकती अगर जब तक उनको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होगा। तो उसके बाद रिकार्डो ने दिया था, उसने कहा था कि नहीं, एक कंपैरेटिव एडवांटेज भी होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे आ जाइए। एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, हम उसकी बेस के ऊपर जो है ट्रेड कर सकते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाए आप। कंपैरेटिव एडवांटेज जो होता है, देखें एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने कंपेयर किसको किया था, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर किया था, राइट? लेकिन हम कंपैरेटिव एडवांटेज जब देखते हैं तो फिर विद इन वन नेशन हम देखते हैं, सही है? जैसे हमने अभी इसी इसी के अंदर जो है वो एग्जांपल आ जाएगी कि यूएस को वीट प्रोड्यूस करना चाहिए या क्लोथिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है? इसी तरह से, सही है? इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की चीज़ भी है। उसमें तो खैर जहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है वो लाजमी तौर पर कंपैरेटिव एडवांटेज भी होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जनाब के दो चीज़ों के अंदर जो है एक मुल्क है, उसको दोनों चीज़ों के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान जो है ट्रेड हो सकती है, ठीक है? ये किस वजह से होगी? ये ज़ाहिर बात है कंपैरेटिव एडवांटेज हम इसको थोड़ा-सा बताएँगे। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि number second point, although rest of the world is absolutely better, the key relative prices or cost, not absolute price or cost of the product. In other words, the opportunity cost of producing. तो ये जो comparative advantage actually opportunity cost of the producing of a particular commodity जो भी विद इन कंट्री होगी हम उसकी बात करेंगे. In other words, it is the opportunity cost of producing each product in each country that will determine the basis for trade among नेशन. तो डेविड रिकार्डो ने जो कंपैरेटिव एडवांटेज का जो दिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया था। और आपने देखा होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है हमारे यहाँ पूरे एक इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, चाहे वो माइक्रो का हो चाहे मैक्रो का हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी की डिटरमिन करने के अंदर. अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे आइए. नेक्स्ट स्लाइड जी. अच्छा जी ना, अब ये है रिकार्डो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, सॉरी कंपैरेटिव एडवांटेज. ये क्या कहता है जनाब, अ कंट्री विल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट दैट इट कैन प्रोड्यूस एट अ लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स. ये कुछ इसमें बीच में आ रहा है, एक मिनट जरा मैं अपने पास से भी इसको देख लेता हूँ. दिस इज स्लाइड नंबर 7. वेट जी. हाँ, ये इस तरह चलें, ठीक है, वो सामने से हट गया ये.
ये बार बार क्या आ रहा है ये? ये कोई वायरस है क्या है ये? सर ये नहीं हो रहा है यहाँ से, ये ऐसे ही हो खुद रहा है ही हमारा। डिसअपेयर होता है। जी हाँ, खुद अब हो गया। ही। चलें ठीक है जी, ओके। Comparative advantage है, a country will export product that it can produce at a low opportunity cost in terms of other goods, ये है ठीक है। अच्छा अभी हम इसको बीच वाले को छोड़ देते हैं, ये मतलब उसी का ही है। रिकॉर्डो फोकस ऑन द लेबर प्रोडक्टिविटी और रिसोर्स प्रोडक्शन मोर जनरली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। बेसिस फॉर ट्रेड क्या है? रिलेटिव डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी। सही है, रिलेटिव डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी, ये इसी की बात होगी। हम इसी पे ही जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आइए ज़रा, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वही पुरानी वाली स्लाइड है। नेक्स्ट पर आ गई सर, कंपैरेटिव एडवांटेज पर। ये आगे चलिए, रिलेटिव जी प्राइस जी पे। जी बिल्कुल, रिलेटिव प्राइस पे रहने दें, ठीक है, सही है, सही है, ओके जी, ओके। अच्छा जी या इससे उससे ऊपर वाले पे जाइए ज़रा, पहले उसके ऊपर वाले पे जाइए। जी जी, ये पहले भी हमारे पास आई थी और दूसरी भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं ये आई हुई है। देखिए इसके अंदर जो था ना, पहले जो था प्रोडक्टिविटी जो है आपको बताई हुई थी कि पर लेबर प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से ये किया जाए। ये जो है इसको कैलकुलेट किया ना, मेजर किया है कि 0.25 जो आ रहा है ये 1/4 था, कि 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ पर लेबर जो है कितना बनाएगा, क्योंकि 4 लेबर चाहिए ना 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, जाहिर बात है कि हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.5 जो है बाकी बचेगा। तो ये इसमें आप देख लीजिए कि एक तरफ प्रोडक्टिविटी है और एक तरफ कॉस्ट है। अच्छा, इसमें हमने जो है एक चीज़ और भी की हुई है। देखें जो फ़र्क क्या है इसके अंदर, जो हमने जो सबसे पहली जो स्लाइड देखी थी, ये आप नीचे वाले पे आ जाए, 4 और 2 लिखा हुआ है और 1 और 1.5 है, लेकिन वहां पर क्या था 2.5 था, यही था ना, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि जनाब के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हर तरह से वहां पर उसकी लेबर कॉस्ट कम है। क्लोथिंग की प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर यूएस में 4 लेबर चाहिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 लेबर चाहिए। इसी तरह से वीट को प्रोड्यूस करने में यूएस के अंदर 2 लेबर चाहिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1.5 चाहिए। तो आप देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर है, ठीक है, यही चीज है, राइट। अच्छा अब आप इसमें देखें प्रोडक्टिविटी फिर किस तरह से, अब बताएं कि जनाब अब होगा ये कि ये किस तरह से आपस में ट्रेड कर सकते हैं, क्या आप इनको ट्रेड करना चाहिए? एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी के तहत ये लोग आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्यों इससे खरीदे यूएस मार्केट से, जबकि वो क्लॉथ भी जो है क्या कहते हैं उससे सस्ती बना रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स से, और साथ साथ वीट की प्रोडक्शन जो है वो भी उसकी सस्ती है। सही है, हर तरह से उसी को एडवांटेज जो है वो हासिल है। फिर आप ऊपर देख लें वहां पर प्रोडक्टिविटी भी ऐसी हाई है कि यूनिट्स, यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की ये क्लोथ के अंदर जो है वो 0.25 है और वहाँ पर जो है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 1 है, जबकि वीट की प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो 0.5 है और जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की 0.67 है। तो आप देखें कि ये जो आपके राइट हैंड साइड के ऊपर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो प्रोडक्टिविटी है दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर हाई है। तो इस लिहाज से एब्सोल्यूट एडवांटेज के लिहाज से तो इनकी जो है ट्रेड मुमकिन नहीं है, इसलिए कि उनकी कॉस्ट भी कम है, प्रोडक्टिविटी भी हाई है, तो फिर उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन रिकार्डो कहता है नहीं, इसके बावजूद जो है क्या कहते हैं ट्रेड बेनिफिशियल होगी और किसी भी मुल्क में से किसी एक कंट्री को कोई एक चीज़ ही प्रोड्यूस करनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। वो किस वजह से करनी चाहिए फिर वो हम आ जाते हैं आगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, स्लाइड नंबर 9 जी। ये हमने देखा है जनाब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो क्लॉथ की जो प्रोडक्शन है उसके लिए 4 लेबर चाहिए और वीट के लिए कितनी चाहिए? 2 लेबर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जनाब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर आप
एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर बात है कि 2 लेबर मजीद हायर करनी पड़ेगी। कहाँ से? क्लॉथ वाले से। सही है ना? और इसी तरह से अगर जो है वो क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी क्रॉस या अपॉर्चुनिटी प्राइस क्या है उसकी, कि जनाब अगर उसने वहां से निकाला है वीट से किसी को, तो फिर कितना होना चाहिए उसको? जो है 4 लेबर चाहिए आउट ऑफ 2, जब जाके वो 1 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये समझ लें कि जनाब के इन टर्म्स ऑफ जो है प्राइस है, प्राइस ऑफ क्लॉथ इन टर्म्स ऑफ वीट, वो क्या है? 2 यूनिट ऑफ वीट आप फॉरगो करेंगे, जब जाके 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ जो है वो आएगा। यही होगा ना? किस तरह से? क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए कितने वर्कर चाहिए? 4। सही है। अगर आपको वीट प्रोड्यूस नहीं करनी है बल्कि क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी है, तो फिर कितनी लेबर चाहिए होगी? जाहिर बात है 4 लेबर चाहिए होगी वहां पे। इसका मतलब ये है कि आप 2 यूनिट ऑफ वीट जो है वो फॉरगो कर रहे हैं। 4 और 2 का फर्क है। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा क्लियर नहीं है प्लीज सर, समझा दें क्या मतलब रेशो लिया है सर? जी बिल्कुल। देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के जिस तरह से है कि एक तरफ हमें क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए 4 लेबर चाहिए, और एक तरफ जो है वो वीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए हमें 2 लेबर चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जनाब के वीट नहीं सॉरी क्लॉथ को मजीद प्रोड्यूस करें 1 यूनिट और, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 लेबर लेने पड़ेंगे आपको वीट वाले से। ठीक है, जब ही प्रोड्यूस होगा ना 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ। लेकिन होगा क्या कि जब आपने वीट से 4 लेबर निकाल लिए, तो फिर वहां पर कितनी प्रोडक्शन कम होगी? 2 यूनिट की कम हो जाएगी। यही होगा ना? तो इसका मतलब यह है कि क्लॉथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 2 यूनिट ऑफ वीट। 2 लेबर। बिल्कुल 2 यूनिट ऑफ वीट्स ना। इसकी प्रोडक्शन क्या होगी? प्राइस तो यही हुई ना कि मतलब अगर आप मजीद एक क्लॉथ की जो है क्या कहते हैं प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं यूनिट, तो आपको जो फॉरगो करना पड़ेगा 2 यूनिट्स ऑफ वीट को फॉरगो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइस की, क्लॉथ की प्राइस क्या है? 2 यूनिट्स ऑफ वीट। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वीट के ऊपर कि जनाब अगर आप वीट को मजीद प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जाहिर है कि आपको 2 लेबर चाहिए ना सिर्फ वहां से। जब 2 लेबर आप वहां से लेंगे तो इसका मतलब है कि क्लॉथ में जो है फिर वहां पर सिर्फ आधी प्रोडक्शन रह जाएगी। 0.5 क्लॉथ जो है वो प्रोड्यूस कर सकेंगे अगर आप 1 यूनिट ऑफ वीट को मजीद प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो। ये थोड़ा सा ना, अब ये देखें, ये यहाँ पर दिस इज एक्चुअली द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जाहिर बात है कि वो जो फेस टू फेस रह के मैं मुख्तलिफ बोर्ड के ऊपर करा सकता था, इस वजह से नहीं करा पा रहा हूँ मैं सर इसको। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हटेगा कैसे? मैं इधर से ना अपने आप को अनम्यूट करती हूँ तो ये बीच में आ जाता है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, फिर म्यूट कर दें भाई अपने आप को आप। हाँ, आप ऐसा करें चैट में लिख के जो है मुझसे सवाल कर लें। चैट बॉक्स है ना उसके अंदर, उसमें सवाल कर लिया करें। ठीक है, तो ये नहीं उधर ही रहे, ऊपर ही रहे, अभी जरा ऊपर ही रहे। जी। अच्छा, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ये है कि जनाब के क्लॉथ को अगर हमें मज़ीद प्रोड्यूस करना है तो 1.5 यूनिट ऑफ वीट जो है हमें फॉरगो करना पड़ेगा। और अगर हमें जो है क्या कहते हैं कि एक क्लॉथ मज़ीद प्रोड्यूस करना है तो हमें जो वीट की प्रोडक्शन है वो 0.6 जो है वो फॉरगो करनी पड़ेगी। सही है एक्सक्यूज मी जी। सर, ये सर ये समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से निकलेगी ये रिलेटिव प्राइस। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर ना, एक वरना मैं। चीज, जी जी। नहीं सर, ये मेरे पास भी, मैं भी शेयर कर रही हूँ, सना भी कर रही है। जब भी हम सेमिनार 2-2 कर्सर क्यों हो रहे हैं? तो अच्छा सना आप कर लीजिए, फिर मैं इसको एग्जिट करती हूँ। सीमा सीमा आप कर ले, मैं जी बंद कर देती हूँ यहाँ से, शायद ये इस वजह अच्छा, से हो रहा होगा। आपके पास अगर हाँ नहीं आ रही तो मैं बंद कर देती हूँ उधर से, ठीक है? ठीक है ओके। जी, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, दोबारा करें आप मुझसे कोई एक। जी सर, मैं कर रही हूँ, एक मिनट। ठीक, ओके। जी सर,
एक मिनट सर, ठीक है 9 कौन सी नंबर, स्लाइड पे थे सर? 9th। जी जी चलें ठीक है, अब 9th पे आ गए। आप पता है मैं थोड़ा सा एक इसको जरा रट्टा लगा लीजिए भाई, सिंपल सी एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो 2 किस वजह से आ रहा है, वहां 4 था ना पहले, और नीचे 2 वीट के ये लिए, रेशियो है सर, ये एक्चुअली रेशो है, एक्चुअली आप समझ बस समझे ना कि वीट अपॉन जी बिल्कुल क्लॉथ जो है ना, बिल्कुल। ये रेशो है इसी तरह, और यही रेशो जो होता है एक्चुअली आपकी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा रिलेटिव होता है, एडवांटेज है। ठीक है ना। ये नहीं, ये अभी नहीं, ये भी रिलेटिव प्राइस है सिर्फ, ये रिलेटिव सही। प्राइस है इसके ऊपर। अब आप इसमें देखें कि जनाब रिलेटिव प्राइस से अब क्या हो रहा है कि कहाँ पर रिलेटिव प्राइस किसकी ज्यादा है, सबसे कम किसकी है, कम सर इनकी है, रेस्ट ऑफ द यूएस वर्ल्ड, की है, क्लॉथ के अंदर रेस्ट ऑफ द यूएस वर्ल्ड। जी नहीं नहीं रेस्ट सर, ऑफ द क्लॉथ वर्ल्ड। के अंदर ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की नहीं है सर। प्राइस ऑफ व्हीट है इन द यूनाइटेड स्टेट। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, वो तो व्हीट के लिए है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल क्लॉथ हाँ, के लिए तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, यही आ रहा है ना कि जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो रिलेटिव प्राइस है वो क्लॉथ की कम है, और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है रिलेटिव प्राइस के में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में वीट की प्राइस जो है यूएस के अंदर कम है, यही हो रहा है, ठीक है ना। जी सर। अब इस बेस के ऊपर कहा जाएगा कि जनाब कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्या करना चाहिए, जिसकी रिलेटिव प्राइस सबसे कम है वही प्रोड्यूस करना चाहिए ना, उसको वीट प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको जो है एक तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है वीट को ओवर क्लॉथ। अभी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स को जो कंपेयर कर रहे हैं ना सिर्फ, वो किस हवाले से कर रहे हैं, रिलेटिव प्राइस की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं कि जिसकी रिलेटिव प्राइस कम होगी वो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर क्लॉथ की रिलेटिव प्राइस कम है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स में रिलेटिव प्राइस जो है वो वीट की कम है, तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को वीट प्रोड्यूस करना चाहिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है क्लॉथ प्रोड्यूस करना चाहिए। हालांकि इससे पहले वाली जो स्लाइड में हमने देखा था, जरा जाइए स्लाइड नंबर 8 पे, आप नीचे देखें जो नीचे वाले 2 लिखे हुए हैं, इसमें मैंने बताया था ना कि देखें कि इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स जो है प्रोडक्शन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में दोनों में जो है ज़्यादा कॉस्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ लेबर, एक में 4 है एक में 2 है, जबकि दूसरी तरफ 1 है और 1.5 है, तो दोनों में आप देख लें कॉस्ट इसकी कम है। लेकिन नेक्स्ट पे आइए, ज़रा आइए नेक्स्ट पे आइए, लेकिन जब हमने इनके रिलेटिव प्राइस निकाले तो उसमें क्या हो रहा है कि रिलेटिव प्राइस के हवाले से, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से वीट जो है वहाँ पे ज़्यादा सस्ता होगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्लॉथ जो होगा वो ज़्यादा सस्ता होगा। तो इसी तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज जो है इसमें, इसको हम कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, जबकि यूएसए को जो है वो वीट को प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। टेंथ, अच्छा अब इसमें क्या हो गया, इस पे रिकॉर्डिंग मॉडल क्या कह रहा है कि यूएसए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना, और वाइस वर्सा जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। और यही बताया गया फिर उसके ऊपर कि जनाब की फ्री ट्रेड अगर होती है तो यूएस को जो है वो वीट को प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और उसके बदले जो उसने क्लॉथ की प्रोडक्शन को छोड़ दिया है तो वो इंपोर्ट कर ले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है। तो इस तरह से दोनों को एडवांटेज जो है वो हासिल होगा। नेक्स्ट पे आइए जरा। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं, देखिए ये इतना सिंपल नहीं है जितना जो है ये नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज को भी देख लिया और कंपैरेटिव एडवांटेज को भी देख लिया, कंपैरेटिव कॉस्ट वगैरह, लेकिन जाहिर बात है कि ये बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिनेशन के अंदर आती हैं कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है और आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। मतलब कांस्टेंट कॉस्ट कर्व है या आपका जो है वो डिमिनिशिंग कॉस्ट कर्व है या इंक्रीजिंग कॉस्ट है उसकी, जो भी है एक्सटर्नैलिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनैलिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं,
और फिर साथ साथ जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर या एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन के ऊपर मौजूद होती है। ठीक है, तो हम जो इसके ऊपर कर रहे होते हैं कि अभी हम सपोज ये करते हैं कि जनाब के कांस्टेंट कॉस्ट है, यही कॉस्ट है जितनी भी नेक्स्ट हम जो करते चले जा रहे हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जो है तकरीबन आप समझें कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका यही होता है कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहा होता है कि अगर हम दो प्रोडक्ट्स को लेते हैं कि जनाब के हम ये मैक्सिमम इतनों, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर मौजूद हों, हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हों, तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी हासिल कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए ज़रा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रेड की। एक तो सिचुएशन मिनट हो, से भी कम टाइम रह गया है इसके। अच्छा ठीक, चलें इसको ये मैं एंड करता हूँ यहाँ से, फिर दोबारा से इसको देखते हैं। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ से।